गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब तक हमने अध्याय 4 कंप्लीट कर लिया है। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10 का अध्याय 2। अध्याय 2 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं और इंग्लिश में बोलते हैं इनको रियल नंबर। रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। फिर वापस वही बात है कि जो पढ़ रहे हैं उसके नाम के बारे में बताओ ना कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। मैं इस चीज पर आऊंगा कि वास्तविक संख्या होती क्या है, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें बताना जरूरी है। वो चीजें मैं सिखा देता हूँ कि संख्याएं कैसी, क्या किस किस प्रकार की संख्या हो सकती है। सबसे पहले आता है प्राकृत संख्याएं। कौन सी संख्याएं? प्राकृत संख्याएं, जिन्हें अपन इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। कौन से नंबर? नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर सामान्यतः अपन गिनती कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से। तो बस नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या क्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 और कहां तक? अनंत तक। अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक। वो कौन सी संख्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं। फिर अगला आता है पूर्ण। पूर्ण संख्याएं, इनको कहते हैं होल नंबर। होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। इनको कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। इनको कहते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? देखो, प्राकृत में ये 0 डाल देंगे। वास्तव में ये 0 नहीं डाला है, 0 संख्या वाला गणित वाला डाला है बस यहाँ से याद करने के लिए कि प्राकृत संख्याओं में 0 डाल दिया तो पूर्ण संख्या बन गई। यानी 0 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक, यानी 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलने वाली संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं। फिर अगला आता है पूर्णांक। पूर्णांक यानी सारे अंक, प्लस के माइनस के, ठीक है। तो पूर्णांक। अब पूर्णांक कहां से स्टार्ट होंगे? 0 से प्लस की दिशा में अनंत तक, ठीक है, और माइनस की दिशा में भी अनंत। ये हो गए पूर्णांक कि 0 से प्लस की दिशा में अनंत तक और माइनस की दिशा में भी अनंत तक। ये हो गए पूर्णांक। ये आपने अब तक पढ़ रखा है। अब इससे आगे अपन कुछ चीजें पढ़ते हैं। पुरानी क्लास में पढ़ रखा है आपने, परिमेय है, परिमेय। वास्तविक संख्या नया है, वो पढ़ेंगे उसके बारे में। इन सबको लिख लेना। पूर्णांक, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। अब पूर्णांक में भी दो प्रकार के पूर्णांक है। एक तो है धनात्मक पूर्णांक। कौन से पूर्णांक? धनात्मक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब जो प्लस वाले, ठीक है। तो एक चीज नोट करे, 0 न तो प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है। 0 न तो प्लस का, न ही माइनस का। तो धनात्मक पूर्णांक में केवल प्लस वाली संख्याएं आएंगी। तो प्लस वाली यानी 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, ठीक है। ऐसे ही आएगा ऋणात्मक पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक क्या है? -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, और माइनस का अनंत। ये हो गए ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। हाँ, 0 न तो धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक। न तो धनात्मक न ही ऋणात्मक। 0 न तो धनात्मक होता है, न ही क्या होता है? ऋणात्मक होता है, ठीक है। आज सिर्फ बेसिक चीजें पढ़ेंगे, सवाल फिर कल से करेंगे अपन। आज सारी बेसिक चीजें, जितनी भी परिभाषाएं हैं, जितने भी नंबर्स हैं, सारे सिखाऊंगा। 0 न तो धनात्मक होता है, न ही ऋणात्मक होता है, ठीक है। ये हो गए पूर्णांक। अब आते हैं अपन अपरिमेय संख्या। अपरिमेय से पहले अपने को सम, विषम, भाज्य, अभाज्य पढ़ना जरूरी है। सम संख्या। देखो, सम संख्या की परिभाषा अलग होती है, इसकी पहचान अलग होती है। सम संख्या होती क्या है?
वह संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। कि वह संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा है, ठीक है। इसकी पहचान सिखा दूं सीधी सीधी। पहचान, इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 0, 2, 4, 6 और 8। अगर किसी भी संख्या के पीछे ये दिख जाए 0, 2, 4, 6, 8 तो वो क्या होगी? सम संख्या। उदाहरण के लिए अपन एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं 24। देखो पीछे क्या है? 4 है, इसलिए क्या होगा? सम। 20, 52, 56, 92 या 94 या 98, कुछ भी मान सकते हो आप। ये सारे उदाहरण हैं किसके हैं? सम के। यानी सीधी सी पहचान कि जिसके पीछे क्या दिख जाए? 0, 2, 4, 6, 8 दिख जाए, वो क्या होगा? सम हो गए, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसमें 2 का भाग जाता है वो तो सम, और जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है वो विषम। तो वह संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है उसे विषम संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? विषम संख्या। उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। इसकी भी पहचान, सीधी पहचान है। देखो, जिसके गणित में अंक कहाँ होते हैं पहले वो समझ ले। गणित में अंक अलग चीज है, संख्या अलग चीज है। संख्याएं अनंत तक होती है, लेकिन गणित में अंक सिर्फ 10 होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये बात समझ लेना कि गणित में अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। लेकिन गणित में संख्याएं अनंत होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम, विषम, अभाज्य, अपरिमेय बहुत सारी होती है। सम्मिश्र संख्या बहुत सारी होती है। लेकिन गणित में अंक कितने होते हैं? 0 से लेकर 9 तक, यानी कुल मिला के कितने हैं? 10 अंक, ठीक है। इन अंकों से मिलकर वापस संख्या बनती है। जैसे 1 और 2 को मिला के 12 बना दिया तो ये नई संख्या बन गई। 2 और 3 को मिला दिया तो 23 बन गया। 5 और 6 को मिलाया 56 बन गया। तो ये संख्याएं हैं और ये क्या है? अंक है। इस बात को समझ ले आप, ठीक है। हाँ, मैं इसकी पहचान बता रहा था विषम संख्या की। विषम संख्या की क्या पहचान होती है कि देखो, अभी मैंने 9 अंक लिखे, 10 अंक लिखे थे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इनमें से देखो जिसके पीछे 0 होवे, 2 होवे, 4 होवे, 6 होवे, 8 होवे, वो क्या होती है? सम। ये तो क्या होती है? सम। लेकिन जिसके पीछे 1 होवे, 3 होवे, 5 होवे, 7 होवे, 9 होवे, वो क्या हो जाएगी? विषम। यानी सीधी गणित है, जिसके पीछे क्या होवे? 1, 3, 5, 7 और 9 हो, वो क्या कहलाएगी? विषम। 1, 3, 5, 7, 9 इकाई अंक हो, यानी जिसका इकाई अंक क्या हो? जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और 9 हो, वो क्या कहलाएगी? विषम संख्याएं। उदाहरण के लिए 21, 11, 31, 51, 53, 33, ठीक है। ये सारी क्या है? विषम संख्या है। जिनके पीछे 1, 3, 5, 7 ना हो वो विषम कहलाती। क्लियर कर रहा हूं इसको मैं। फिर आती है भाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? भाज्य संख्या। देखो, नाम बताएगा कुछ। भाज्य, जैसे अपन बोलते हैं ना, भाज्य भाज्य भाज्य, यानी भाग जा भाग जा भाग जा। भाज्य का मतलब भाग जा। अपन बोलते हैं भाज्य भाज्य भाज्य, यानी भाग जा। तो यानी इसका कहने का मतलब है जिसमें भाग जाता है। तो सीधी सी बात कि वह संख्या जिसमें स्वयं के अलावा
स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। हाँ, भाज्य संख्या की पहचान क्या है? भाज्य संख्या की पहचान है कि वह संख्या जो एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या के पहाड़े में आती हो, यानी अन्य किसी संख्या के पहाड़े में आ जाए एक और कुछ के अलावा, तो वो क्या हो जाएगी? भाज्य हो जाएगी। जैसे दो अभाज्य 4, 6, 8, 10, 12, 9, 15, 27, 30, ये सब क्या है? भाज्य हैं। ध्यान रखना, इन सब में भाग जा रहा है। देखो 4 में 2 का भी जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, 4 का जा रहा है, तो खुद के अलावा 2 का भाग जा रहा है। 6 में 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, 1 का जा रहा है, तो 1 और 6 के अलावा 2 का और 3 का जा रहा है, इसलिए भाज्य हो गया। 8 में 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 8 का जा रहा है, 1 का जा रहा है, तो 8 खुद के अलावा और 1 के अलावा 2 का 4 का दोनों को जा रहा है। 10 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 10 का जा रहा है, तो खुद के और 1 के अलावा किसका जा रहा है? 2 का और 5 का भाग जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी संख्या है भाज्य संख्या कहलाती है। फिर आती है अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य। फिर आती है अभाज्य संख्या। देखो यहां एक शब्द लिखा हुआ है अभाज्य, मैंने अभी आपके सामने ए लगाया, इसके आगे क्या लगाया? ए लगा दिया। तो याद रखे किसी भी शब्द के आगे अगर ए लगा दिया ना, ए उपसर्ग लगा दिया, तो उसका मतलब नहीं होता है। क्या होता है? ए का अर्थ क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। जैसे यहां भाज्य का मतलब है जिसमें भाग जाना, तो भाग जाता है, तो अभाज्य का मतलब हो जाएगा जिसमें भाग नहीं जाता है। यानी अभाज्य संख्या वह संख्याएं या वह संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा, क्योंकि वहां एक स्वयं के अलावा किसी का भाग जा रहा था, तो भाज्य यहां हो जाएगा वह संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, तो वह अभाज्य संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। सीधी सी पहचान, जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या के पहाड़े में न आए। ठीक है, जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या के पहाड़े में नहीं आए, उसे क्या कहते हैं अपन? अभाज्य। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, इस प्रकार आगे आती जाएगी एंड सो ऑन अनंत तक। ठीक है, यहां मैंने एक चीज देखी कि यहां मैंने आगे एक भी था लेकिन एक को नहीं लिया, तो एक चीज ध्यान दे, एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आगे आप प्रायिकता के सवाल करेंगे, वहां सवाल आएगा कि निम्न में भाज्य संख्या आने की प्रायिकता या अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो सीधी सीधी ध्यान दे, एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं अब।
फिर आता है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्याएं या वह संख्या जिसे तीन शर्तें हैं P बट्टा Q रूप में, P बट्टा Q रूप में लिखा जा सकता है। वह संख्या जिसे P बट्टा Q रूप में लिखा जा सकता है, वह संख्या जिसे P बट्टा Q रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परंतु कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त, ये जो बट्टा में Q है वो Q बराबर नहीं होना चाहिए किसके? जीरो के, यानी इसको बोलेंगे Q बराबर नहीं है किसके? जीरो के। दूसरी शर्त यह है कि P और Q क्या होने चाहिए? सह अभाज्य पूर्णांक, सह अभाज्य संख्याएं। P और Q क्या होना चाहिए? सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तीन शर्तें होनी चाहिए। P बटा Q रूप में होना चाहिए, Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, और P और Q क्या होनी चाहिए? सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। यहाँ एक शब्द आया सह अभाज्य, उसका अर्थ मैं समझाऊंगा अभी। पहले अपरिमेय संख्या की परिभाषा बताऊंगा, उसके बाद सह अभाज्य की समझाऊंगा। ठीक, इसको क्लियर कर रहा हूं मैं। अब आती है अपरिमेय संख्या। देखो, परिमेय के आगे क्या लग रहा है? अपरिमेय, यानी ए का अर्थ नहीं, यानी वह संख्या जिसे P बटा Q रूप में लिखा जा सकता है वो तो परिमेय है, अर्थात वह संख्या जिसे P बटा Q रूप में नहीं लिखा जा सकता है। क्या नहीं करा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है, उसे क्या कह देंगे? अपरिमेय। आ रही बात समझ में? वह संख्या जिसे P बटा Q रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, या अंडरवुड P रूप की संख्या, अंडरवुड P रूप की संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहलाती है। अंडरवुड P रूप की संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। मैंने वहां पीछे परिमेय के उदाहरण नहीं बताए थे। परिमेय के उदाहरण हो जाएगा जैसे 2 बटा, जैसे हो गया 1 बटा 3। ठीक है, 2 बटा 5, 2, 7, क्योंकि इनके बट्टा में क्या है? 1 है, इसलिए ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। ये सब परिमेय संख्याओं के उदाहरण। ठीक है, ये परिमेय के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? परिमेय के। ये परिमेय संख्याओं के उदाहरण है, वहां लिखना। ठीक है, हाँ। या अंडरवुड P रूप की संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है, जहां P अभाज्य होना चाहिए, जहां P अभाज्य होना चाहिए। P अभाज्य होना चाहिए, यानी इसके कहने का मतलब है P की जगह अगर कोई संख्या अभाज्य है तो वो क्या होगी? अपरिमेय। जैसे अंडरवुड 5, 5 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। अंडरवुड 5 क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या। अंडरवुड 5 अपरिमेय संख्या। ठीक है, अंडरवुड 7 भी अपरिमेय हो जाएगी। एक चीज मैं देखता हूं, यहां अगर मैं अंडरवुड 16 लिख दूं तो इसका मान कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, हाँ, तो 4, अंडरवुड 16 का मान 4, तो ये तो क्या आ गई? परिमेय आ गई। तो इस चीज को ध्यान दे रहे यहाँ ना, मतलब अभाज्य संख्या होनी चाहिए, या फिर उसके गुणनखंड में ना सभी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जब अपन करेंगे ना 16 के, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका वर्गमूल 4 निकल जाएगा। ठीक है,
तो √5 एक अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, √7 एक अपरिमेय संख्या है। और देख ले √11, √13 ये सब क्या है, अपरिमेय है। और एक स्पेशल संख्या बता रहा हूं, पाई, यह क्या है, पाई है। पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई का मान दो प्रकार से काम में लिया जाता है, एक तो 22/7 और एक लिया जाता है 3.14159। आगे भी बहुत सारे अंकों तक है, लेकिन यहाँ तक याद रखना है 3.14159। ठीक है, क्लियर कर रहा हूँ इसको, अपरिमेय संख्या को। फिर आता है वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या, वास्तविक, जो हम पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, ये वास्तविक संख्या कैसे आएगी, परिमेय प्लस अपरिमेय। जितनी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या है उन सबको शामिल कर दिया जाए तो कौन सी संख्या बन जाएगी, वास्तविक संख्या है। सारी वास्तविक संख्याएं हैं, परिमेय और अपरिमेय। काल्पनिक संख्या भी होती है, और भी बता देता हूं काल्पनिक संख्या क्या है। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या का मतलब है अगर अंडररूट में ऋणात्मक संख्या आ जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या। ये आगे की चीज है, बड़ी क्लास में काम आती है। इसका व्यापक रूप होता है x + i/y। ये होता है काल्पनिक संख्या का व्यापक रूप, x + i/y। इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये ध्यान रखें कि अंडररूट के अंदर अगर माइनस की संख्या है तो वो काल्पनिक संख्या कहलाती है। और वास्तविक संख्याओं को कैसे प्रदर्शित करते हैं, परिमेय प्लस अपरिमेय का योग दोनों क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या में शामिल होता है। ठीक है, ये अपना टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। उसके बारे में समझा जाए कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो क्या बन जाती है, वास्तविक संख्याएं। अभी मैंने सहभाज्य संख्या की कहा था कि मैं सहभाज्य संख्याएं समझाऊंगा, वो सबसे लास्ट की बात है, क्योंकि उससे पहले कुछ चीजें समझाना जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं विभाजकता के नियम। विभाजकता के नियम मैं सिर्फ आपको बताऊंगा 2, 5, 7, ठीक है, और 11, क्योंकि अपने ज्यादातर काम आएगा अभाज्य गुणनखंड, इसलिए मैं सिर्फ आपको अभाज्य संख्याओं के विभाजकता के नियम बताऊंगा। 2, 3, 5, 7 और 11 इनके ही नियम बताऊंगा। बाकी भी नियम होते हैं, लेकिन अपने को आवश्यकता इनकी ज्यादा है, इसलिए मैं 2, 3, 5, 7, 11 के विभाजकता के नियम बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से विभाजकता का नियम। 2 से विभाजकता का नियम, 2 से विभाजकता का नियम। 2 से विभाजकता का नियम क्या है, मैं शॉर्टकट सिखा रहा हूं, सीधी पहचान कि जिसके पीछे जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह 2 से विभाजित होती है। वह 2 से विभाजित होती है। विभाजित होने का मतलब है उसमें 2 का भाग पूरा जाता है। जैसे 6 में 2 का भाग पूरा जाता है। किसे जाता है, 6 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 3 बार। 6 में से 6 गए तो 0। भाग पूरा जाने का मतलब है शेषफल कितना आएगा, 0। ठीक है, तो वह संख्या जिसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह क्या कहलाएगी, 2 से विभाजित कहलाएगी। फिर आता है 3 से विभाजकता का नियम। 3 से विभाजकता का नियम, इसके उदाहरण देख लो, जैसे 24, 22, 16, 18, ये सब 2 से विभाजित है, क्योंकि पीछे देखो यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, या 6 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है। ठीक है, अब आता है 3 से विभाजकता का नियम। तो 3 से विभाजकता का नियम क्या है, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़े में आए। नियम यह नहीं है, नियम यह है कि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी, लेकिन वो लैंग्वेज थोड़ी हार्ड होने के कारण मैं अपनी लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ कि संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़े में आए।
पहाड़े में आए तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी, और विभाजित होने का मतलब समझा रखा है जिसमें भाग पूरा पूरा जाएगा, और भाग पूरा पूरा जाने का मतलब है शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। आ रही बात समझ में? इसके उदाहरण देख ले। 3 से विभाजक तक है। हाँ, 3 से विभाजक तक मीन 33, 36, 3, 6, 2। ठीक है। हाँ, अंकों का योग करना है तो 3 + 3 बराबर कितना आ रहा है? 6। 3 के पहाड़े में 6 आता है, अतः 33 3 से विभाजित होगा, या 3 से विभाजित है। ठीक है। अतः 33, यहाँ कोमा लगा हुआ है, 33 3 से विभाजित है। ये 33, 3 से विभाजित होगा। ठीक है। फिर आती है 36। 3 + 6 बराबर कितना आ रहा है? 9। 9 3 के पहाड़े में आता है। मैं उसको ये भी बोल सकता हूँ 9 3 से विभाजित है, 3 के पहाड़े में आता है। 9 3 के पहाड़े में आता है, अतः संख्या 36 भी 3 से विभाजित होगी। अतः 36 भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है। फिर आता है 362, चेक करते हैं। तो 362 के अंकों का योग करेंगे तो 3 + 6 + 2, 6 2 8 3 11। 11 3 के पहाड़े में नहीं आता है, अतः 362 3 से विभाज्य नहीं है। 362 3 से विभाज्य नहीं है। ठीक है। ये आ गई सारी भाज्य, अभाज्य, विषम, परिमेय, अपरिमेय, 2 से विभाज्य, 3 से विभाज्य। अब हम पढ़ेंगे 5 से विभाज्य संख्या। तो उतार सकते हैं आप बिल्कुल व्यवस्थित उतारें, मुझे बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता है क्योंकि जगह कम है मेरे पास। ठीक है। अब है 5 से विभाजकता का नियम। पांच का नियम क्या है? सीधा लिख रहा हूं, जिसके पीछे 0,5 हो तो वह 5 से विभाजित होगी। वह किससे विभाजित होगी? 5 से विभाजित होगी। ठीक है। उदाहरण ले लिया, जैसे 10, 15, 25, 30, ये सभी संख्या किससे विभाजित है? 5। ये हो गया 5 का नियम। अब पढ़ेंगे अपन 7 का नियम। इकाई अंक हटाते जाओ, दुगना करके घटाते जाओ। इकाई अंक घटाते जाओ, दुगना करके घटाते, माइनस वाला घटाते जाओ। 7 से विभाजकता का नियम पाओ। 7 से विभाजकता का नियम पाओ। इकाई अंक घटाते जाओ, दुगना करके घटाते जाओ, 7 से विभाजकता का नियम पाओ। और ये काम तब तक करना है जब तक कि नीचे 7 से विभाज्य संख्या या 0 नहीं आ जाए। 7 से विभाज्य का मतलब जब शेषफल में 7 के पहाड़े में आने वाली संख्या या फिर 0 नहीं आ जाए, तब तक ये काम करते जाना है। अभी एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको। ठीक है।
इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 343 मुझे देखना है कि इसमें 7 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। तो पहला क्या काम करना है, इकाई अंक हटाना है। तो इकाई अंक हटाएंगे तो बच जाएगा कौन, 34। फिर उसका क्या करना है, ये इकाई अंक हटा दिया, इकाई अंक 3 हटाया, 3 का दुगुना कितना हो जाएगा, 6 घटाया। तो 3 का दुगुना क्या करेंगे, 6 घटा देंगे, 34 में से 6 जाएंगे, कितने बच जाएंगे, 28। अब देखो यहाँ जो बचा है वो 7 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है, आता है। यहाँ अगर 0 आ जाए, यहाँ 0 या यहाँ 0 या 7 के पहाड़े में आने वाली संख्या हो, पहाड़े में आने वाली 7 के पहाड़े में आने वाली संख्या हो, तो जो पहले वाली जो मूल संख्या है, तो जो मूल संख्या कौन सी, जो हम चेक कर रहे हैं, तो जो मूल संख्या है वह 7 से विभाजित होगी, उसके आगे यहाँ लिखा हुआ है। तो जो मूल संख्या है वो किससे विभाजित होगी, 7 से। तो यहाँ देखो 34 में 6 गए, कितने बच गए, 28। तो 28 7 के पहाड़े में आता है, इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ, चूंकि 28 7 के पहाड़े में आता है, अतः 343 7 से विभाज्य है, 343 7 से विभाज्य है। आ रही बात समझ में कि इकाई अंक घटाना है, तो इकाई अंक 3 हटाया, 3 का दुगुना करा कितना है, 6, वो भी क्या करना है, घटाना है, घटा दिया, 34 में 6 गए, कितने बच गए, 28। यहाँ अगर 0 आ जाए, 7 के पहाड़े में आने वाली संख्या है, तो जो मूल संख्या है वह 7 से विभाजित होगी। तो मूल संख्या कौन सी, जो पहले सबसे पहले वाली। अब अपने को देखा यहाँ 34 में 6 गए, कितने बच गए, 28। 28 7 के पहाड़े में आता है, अतः 343 7 से विभाजित होगा। ये कोमा लगा रखा है यहाँ, 343 7 से विभाज्य है या विभाजित होगा। ये आ गया 7 का नियम। अपनी इच्छा से संख्या लेते जाएं और उनकी प्रैक्टिस करें कि वो सम है कि विषम है कि अभाज्य है कि परिमेय है कि अपरिमेय है, कि 7 से विभाज्य है या नहीं है, 3 से विभाज्य है या नहीं, 2 से विभाज्य है या नहीं है। इच्छा से संख्या ले और उनकी प्रैक्टिस करें। आपको अगर सीखना है तो प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो प्रैक्टिस करेगा उसे गणित सबसे बेस्ट आएगी। और गणित की सबसे अच्छी विधि होती है अभ्यास विधि। जितनी ज्यादा अभ्यास करोगे आप उतना ही ज्यादा अच्छे से आता जाएगा। गणित एक मोटरसाइकिल की बात है। जिस प्रकार हम गाड़ी को पहली बार चलाते तो डरते हैं, पहली बार हमें कोई पीछे बैठ के सिखाता है कि यहाँ गियर लगाना है, यहाँ क्लच दबाना है, ऐसे ही पहली बार मास्टर आपको सिखाता है कि यहाँ ऐसे जोड़ना है, घटाना है। फिर अगली बार जैसे आप बिना किसी डर के चुपके से पापा के गाड़ी उठा के ले जाते हैं कि नहीं यार मजा आता है उसको चलाने में, ऐसे ही गणित पढ़ने में मजा आना चाहिए। आप भी गणित के सवालों को खुद करने की कोशिश करें, जैसे आप गाड़ी चलाने की खुद कोशिश करते हैं। फिर आता है 11 से विभाजकता का नियम। 11 से विभाजकता का नियम। 11 से विभाजकता का नियम। 11 से विभाजकता का नियम क्या होगा? देखो वास्तव में अगर शाब्दिक रूप में लिखा जाए तो कि किसी संख्या के सम स्थान के अंकों का अंतर और विषम स्थान के 0 या 11 के पहाड़े में आता है तो वह संख्या क्या कहलाएगी? 11 से विभाज्य कहलाएगी। लेकिन मैं आपको सीधा शॉर्टकट बिल्कुल इजी करवा रहा हूँ, रटने की जरूरत नहीं है, आप समझ के करें सीधा सा कि पहले अंतर का मतलब समझ लें। अंतर जब भी अंतर निकालना हो ना तो बड़ी संख्या माइनस छोटी अंतर का मतलब हमेशा ये होता है बड़ा माइनस छोटा मान, हमेशा ध्यान रखें। अब हमें करना क्या है? 11 से विभाजकता का नियम हमेशा ध्यान रखना है कि सम पहले भी आ सकता है, विषम पहले भी आ सकता है, जो बड़ा होगा वो पहले आ जाएगा। तो सम स्थान के अंकों का अंतर, सम स्थान के अंकों का अंतर अंकों व विषम स्थान के
सम स्थान के अंकों का विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर, अंकों के योग का अंतर बराबर 0,11 से विभाज्य, 0,11 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 11 से विभाजित होगी, वह संख्या भी 11 से विभाजित होगी। ठीक है, इसका उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे 8 3 1 3 3, ठीक है। मुझे देखना है कि ये 11 से विभाजित है नहीं, तो आप ऐसा नहीं लगे कि सम स्थान के अंक, आपको सीधा क्या करना है, मैं बताऊँ कैसे करना है। 1 में 3 जोड़े 4, 4 में 3 जोड़े कितने आगे 7, ये हो गए विषम स्थान के अंकों पर, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, तो पहला स्थान तीसरा स्थान पांचवा स्थान, तो ये विषम स्थान है। लेकिन अपन सीधा डायरेक्ट करेंगे 1 3 और 3, तो 1 3 4 4 3 7, ठीक है। ये हो गए विषम स्थान के अंकों का विषम स्थान के अंकों का योग। पहले जहां से स्टार्ट कर रहे हैं विषम स्थान के अंकों का योग 1 3 4 4 3 7 बराबर कितना है 7। अब निकालेंगे सम स्थान के अंकों का योग 3 1 4 4 और 8 12, ठीक है। सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का 3 और 1 4 4 और 8 12। इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 + 3 + 3 लिखा था यहाँ, और यहाँ लिखा था 3 + 1 + 8, 3 + 1 + 8, ये आया 7 और ये आया 12। अब दोनों का अंतर, तो अंतर निकालते हैं। तो बड़ी संख्या पहले 12, छोटी संख्या 7, 12 में 7 गए तो 5। अतः अब यहाँ होना क्या चाहिए, 0 होना चाहिए या 11 के पहाड़े की कोई संख्या होनी चाहिए, तो ना तो 0 ना 11 के पहाड़े वाली संख्या। अतः जो मूल संख्या 8 3 1 3 3 है, यानी 8,03,331, 11 से विभाजित नहीं, ठीक है। वापस देखिए एक बार, सम स्थान पहले से स्टार्ट किया, छोटा 1 फिर 1 छोटा फिर 1 छोटा, तो जो है उनको जोड़ के लिख दिया 1 3 3, तीनों को जोड़ के लिख दिया 7 है। फिर विषम, ये विषम स्थान तो थे ये। अब सम स्थान क्या है 3 1 और 8, तो 3 और 1 4 4 और 8 12, 3 1 और 8 कितना हो गया 12 होगा, ये 12 है। तो सम स्थान के अंकों का योग 12 और विषम स्थान के अंकों का योग 7, अंतर कितना आ जाएगा 12 - 7 कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ 5 आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए 0 और 11। अगर 0 और 11 आता है तो 11 से विभाजित है, और 0 और 11 नहीं आता है तो 11 से विभाजित नहीं। तो यहाँ भी 5 आ रहा है, अतः यहाँ के 8,31,331 11 से विभाजित नहीं। ये हो गए विभाजित नहीं, आगे भी होते हैं, लेकिन अपने को यहाँ पे भी याद करना है, उसका क्या आपको आता जाएगा प्रैक्टिस कर। ये बताना इसलिए जरूरी क्योंकि मैं अभी अबाध्य गुणनफल के बारे में समझा। सिर्फ एक उदाहरण करवाऊंगा, उसके बाद आप खुद करेंगे और पूछेंगे, नहीं आता है कमेंट्स में डालेंगे। ठीक है, अब आता है अभाज्य गुणनफल। देखो, अभाज्य का मतलब वह संख्याएं जो स्वयं के और एक के अलावा किसी के पहाड़े में नहीं आती, और गुणनखंड यानी गुणा के रूप में टुकड़े। तो अभाज्य गुणनफल का मतलब हो गया संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया, गुणनफल के रूप में व्यक्त किया। ठीक है, जैसे कोई संख्या है 20,
अगर मैं इसको अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त करूँ तो कैसा आएगा? देखो 2 × 2 × 5 ये आए कैसे? ये 5 की बात है। क्या 2 अभाज्य है? क्या हाँ अभाज्य। क्या 2 अभाज्य है? हाँ अभाज्य। 5 अभाज्य हाँ अभाज्य। तो मैंने 20 को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कर दिया तो ये कहलाए 20 के अभाज्य गुणनखंड। अब ये करते कैसे हैं? एक अभाज्य गुणनखंड विधि होती है, उसके मदद से अपन सारा कार्य गुणनखंड कर लेते हैं। वैसे तो आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल समझाऊंगा, उसके बाद आप खुद कर सकते हैं। अब एक चीज ध्यान दें, हमेशा अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना तो हमेशा ध्यान दें, सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23 है लगातार ऐसे जाना है। अब करना क्या है? जब भी अभाज्य गुणनखंड करें सबसे पहले 2 का भाग लें। इसका भाग ले रहे हैं 2 का, सबसे छोटा भाई है। एक चीज आप समझे, अगर किसी परिवार में लड़ाई हो रही है तो मुझे आप एक बात बताएं कि अगर सबसे छोटा वाला आदमी है वो अगर बाहर कूद के आ सकता है या मारकाट करके आ सकता है, यानी लड़ाई करने वालों को मार कूद सकता है, तो मुझे ये बताओ बड़े वाले की कोई आवश्यकता होगी क्या? नहीं होती। तो आप छोटे वाले 2 को भेज दें, ठीक है। अब जब 2 वाला छोटा वाला को खींच के आ जाए कि भैया मेरे से तो नहीं होना, मेरे को तो कूद के भगा दिया, तो फिर 2 किसके बाद जाएगा? बड़े वाले भाई के पास जाएगा। 2 से बाद किसके जाना है? 3 पर। ऐसे नहीं किसी नहीं उसके पापा के पास चल जाएगा, 5 के पास चल जाएगा, नहीं। 2 के बाद किसके जाना है? 3 पर जाना है। अगर 3 कह रहा है, हाथ जोड़ देता है कि भाई मेरे से भी नहीं हो रहा है, तो 3 के बाद नंबर किसका आएगा? 5 का आएगा। फिर 5 के हार मान लेगा कि यार मेरे बस की बात नहीं है, तो किस पर चलेंगे? 7 पर। तो ध्यान रखें कि सबसे पहले 2 का भाग देना है, 2 के बाद 3 का देना है, 3 के बाद 5 का देना है, 5 के बाद 7 का देना है। ऐसा नहीं कि 2 के बाद सीधा 7 का दे दिया। अगर 3 का नहीं जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा है, तो फिर 7 में चलना है। इस बात को ध्यान से, ठीक है। और एक बार अगर आपने 2 का दे दिया और 3 पर चले गए तो 3 के बाद वापस 2 का नंबर नहीं आ सकता है, इस बात को ध्यान रखते हैं। फिर छोटा वाला बीच में नहीं आएगा, फिर बड़ा वाला लड़ेगा, तो 2 के बाद 3 का नंबर आ गया तो वापस अब 2 का नहीं आएगा। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, इस तरह। अब तक मैंने बता दिया कि अभाज्य गुणनखंड क्या है। अब इसके बाद अपन अगली वीडियो में देखेंगे या फिर कल अध्ययन करेंगे, ठीक है। जो भी प्रश्नावली के सवाल है या प्रश्नावली से संबंधित जो भी विषय वस्तु है उसका अध्ययन अपन कल करेंगे। यहाँ तक जो मैंने सिखाया है उसको आप एक बार याद कर लेना। जब तक ये चीज़ें याद नहीं होगी ना, उसके बिना आगे वाली कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ कि मैंने बहुत सारे बच्चों की कॉपियाँ देखी है आसपास जो मेरे पास हैं, जिनके पास मैं संपर्क कर पा रहा हूँ, मैंने उनकी कॉपी देखी है। हाँ, उन्होंने काम किया है और उन्होंने काम करने की कोशिश करी है। तो मैं आपको भी कह रहा हूँ, जो अभी तक कॉपी किताबों को नहीं उठा रहे हैं या उनको नहीं प्रयोग में ले रहे हैं, तो आप ये चीज़ ध्यान दे रहे हैं कि सब बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, आप भी पढ़ना स्टार्ट करें। क्योंकि आप अगर अभी मेहनत करेंगे ना तो आपका 10वीं क्लास का रिजल्ट है वो बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी मेहनत नहीं की तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा और कुछ टाइम आपके पास समय की बहुत कमी होगी। और इस लॉकडाउन को अभी भी चलना बाकी है, क्योंकि स्कूलें अभी जुलाई तक नहीं खुलेगी, तो कम से कम 2 महीने होते हैं। उस 2 महीने में अपने जो एक्स्ट्रा क्लास है वो भी बंद है, इसलिए ऑनलाइन क्लासों को आप कभी भी ना छोड़ें, उनको पढ़ते रहें और साथ के साथ चलें। ऐसा नहीं है कि बाद में पढ़ लेंगे, कंटिन्यूसली जिस चीज़ को जिस दिन पढ़ाया है उसी दिन उस चीज़ को रिवाइज करें, ठीक है। प्रश्नावली अपन कल से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक की सारी चीज़ को आप अध्ययन करें। धन्यवाद।